हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज संकल्पना में एक बिंदु हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। खासा अगर देखा जाए तो आज हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी की जो राज्य का आपका विधानसभा है, तो इस विधानसभा के लिए चुनाव जो हुआ था, तो राज्य विधानसभा चुनाव की जब बात की जाए, जो प्रमुख रूप से आपने देखा भी था पिछले क्रम में आपका आयोजित किया गया। अगर उसकी बात की जाए तो इसके क्रम क्या रहे? पहली बात, कब आयोजित हुआ, तो ये भी ध्यान रखिएगा 2022 में। तो 2022 है, तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये हाल फिलहाल की घटना है। अभी तो 2023 ही बीता है। ठीक है, तो 2022 में ये जो चुनाव हुआ, दो पहला बिंदु ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस चुनाव की जब बात की जाए तो इस चुनाव पद्धति में ये किस नंबर का चुनाव रहा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज अगर हम विधानसभा के दृष्टिकोण से बात करें तो ये हमारे यूपी में क्या होता है, 18वीं विधानसभा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये 18वीं विधानसभा है। और 18वीं विधानसभा का चुनाव प्रमुख रूप से आपको देख मिला। खासा अगर देखा जाए तो इस विधानसभा में कितने लोगों का चुनाव हुआ, तो वैसे तो आप भी जानते हैं कुल वर्तमान 403 सीटें हैं और 403 सीटों पर ही पूरी तरीके से आपका चुनाव आयोजित किया गया। मिला जुला के आप देखें तो आपने सुना भी होगा कि इसका जो पूरा एक चयन परण, आप कह सकते हो कि पूरा एक मानक रखा गया था, वो 7 चरण में आपके क्या हुए थे, आपके मतदान हुए थे। कितने? 7 चरण की जब बात की जाए तो इसके मतदान हुए थे। अंतिम में 10 मार्च को इसका पूरा पूरा रिजल्ट आया था। रिजल्ट हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हाँ, ये रिजल्ट के बाद जो शपथ होता है वह कब हुआ था, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। शपथ ग्रहण की जब बात की जाए तो ये कब आयोजित हुआ था, तो आपने सुना भी होगा 22 मार्च 2022 की जब बात की जाए तो 22 मार्च 2022 को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के माध्यम से क्या होता है, यह चुनाव पद्धति में खास करके कह सकते हो शपथ लिया गया। ठीक है, तो शपथ लेने की जब बात की जाए तो शपथ लेने की संकल्पना ये 22 मार्च आपको देख मिलती है। 7 चरण में चुनाव हुआ था। खास करके आपके 10 मार्च को क्या आ गया था, इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, 10 मार्च को इसका रिजल्ट आया था। योगी आदित्यनाथ की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में खास करके ये कह सकते हो दूसरे कार्यकाल के लिए आपके योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चुने गए तो एक बिंदु आपको याद होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी के परिप्रेक्ष्य में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद फिर से चुने गए। एक्चुअली हमारे यूपी में बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसी ने 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा किया। तो आप कह सकते हो कि यूपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होते हैं जिन्होंने क्या किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और इस 5 साल के कार्यकाल के उपरांत ये कह सकते हो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो यह इनका क्या हो जाता है, दूसरा कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा कि योगी की जब बात की जाए तो इन परिप्रेक्ष्य में खासा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये सेकंड टर्म के लिए चुने जाते हैं, और इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए तो इनके माध्यम से दो बिंदु ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार नंबरिंग पूछी जाती है। तो नंबर के आधार पर अगर देखा जाए तो जब ये पिछली बार चुने गए थे तो उस टाइम पे ये नंबर, हमारी चूंकि उत्तर प्रदेश में कई लोग मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके नंबर की बात की जाती है। तो पहला जो इनका कार्यकाल था वो 32वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पहले कार्यकाल में। लेकिन आप भी जानते हैं अब इनका क्या हो जाता है, दूसरा कार्यकाल आता है। तो इस दशा में ये क्या हो जाते हैं, ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं। तो अगर हम हायरार्की की बात करें कि हमारे यूपी में कितने मुख्यमंत्री हुए हैं, तो 33 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 33वें नंबर के ये हो जाते हैं। लेकिन अभी हमने बताया कि व्यक्ति के रूप में कई सारे लोग ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे योगी जी ही 2 बार बने, तो व्यक्ति तो एक ही हैं। तो कितने विभिन्न लोग हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, तो उस दशा में ध्यान रखिएगा 21 लोग। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, 21वें नंबर के क्या हो जाते हैं, व्यक्ति हो जाते हैं। तो दोनों चीजों को अलग अलग रखिएगा। खास करके जब आपसे पूछा जाता है कि ये व्यक्ति के रूप में किस नंबर के हैं, तो व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर के हैं। और अगर हायरार्की की बात की जाती है तो हायरार्की के रूप में ये 33वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री, यूपी के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने क्या किया, अपना पहला कार्यकाल 5 साल का पूरा किया और उसके बाद दोबारा से चुने गए। मिला जुला के अगर देखा जाए तो 403 सीटों पे जो आपका चुनाव किया गया। अब इस चुनाव परिणाम की बात करते हैं। तो मुख्यतः आपने चुनाव परिणाम में 2-3 चीजों को देखा होगा। पहली बात तो खास करके
403 सीटों में जो चुनाव हुआ था 255 सीटें किसे मिली थी, आपके बीजेपी को मिली थी। और बीजेपी की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि बहुमत दल के नेता के रूप में क्या हो जाती है, इसका संदर्भ आपको दिख मिलता है। ठीक है, बहुमत दल के नेता के रूप में इसका चुनाव किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुमत के रूप में इन्हें चुना जाता है, लेकिन पूरे परिपेक्ष में जो पूरा हमारा यूपी है उसमें कितने वोट परसेंट ये हासिल करते हैं, मान लेते हैं अगर 100% वोट परसेंट है तो उस दशा में इनको पूरे प्रदेश के परिपेक्ष में 41% लोगों ने चुना था। मतलब 41% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट किया और इस दशा में कुल 255 सीटें इन्हें प्राप्त हुई। पहली बात। दूसरा बिंदु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे कौन रहे, तो दूसरे नंबर पे आप भी जानते हैं 111 सीटें प्राप्त करके हमारी जो सपा है, खास करके समाजवादी पार्टी, ये क्या हो जाती है, ये दूसरे नंबर की सीट यहाँ पे प्राप्त करती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास सीटों का परसेंटेज कितना रहा, तो ये रहा 32.06%। कितना, 32.06% लोगों ने क्या किया था, सपा को वोट किया था। और अब यहाँ पे एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे सदन में एक संकल्पना होती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज्यादा सीटें प्राप्त होती है वो तो बहुमत का आप कह सकते हो विकल्प बनता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, अर्थात सदन की कुल संख्या का 10% हिस्सा जिसके पास होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सामान्य रूप से विपक्ष नेता के रूप में नाम देते हैं। तो विपक्षी नेता का यहाँ पे कह सकते हो, विपक्षी दल का चूंकि इसे दर्जा मिला तो विपक्षी नेता के रूप में कौन चुने गए, तो आपने कई बार सुना होगा अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाती हैं, यह यहाँ पे आप कह सकते हो कि विपक्षी दल के नेता के रूप में। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तर्ज पर विपक्षी दल के नेता के रूप में अखिलेश यादव का नाम ध्यान रखिएगा। तो 255 सीटें आपकी बीजेपी को, 111 सीटें आपकी क्या होती हैं, सपा को प्राप्त होती हैं। बाकी 12 ध्यान रखिएगा, 12 सीटें आपने सुना होगा अपना दल को प्राप्त हुआ था। अपना दल की जब बात की जाए, जो बेसिकली आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर जब अनुप्रिया पटेल की जब बात की जाए, खासा अगर देखा जाए तो इस परिपेक्ष में जिनको हम सोनेलाल के रूप में नाम देते हैं, ठीक है, तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो यहाँ पर 12 सीटें क्या होती हैं, अपना दल को प्राप्त होती हैं। और इसी परिपेक्ष में एक नाम और ध्यान रखिएगा, जिसको हम राष्ट्रीय लोक दल कहते हैं, राष्ट्रीय लोक दल। खासा अगर देखा जाए तो इसको भी 8 सीटें प्राप्त हुई थी। तो 8 सीटें राष्ट्रीय लोक दल को प्राप्त हुई थी। खासा अगर देखा जाए तो यहीं पे एक पार्टी है जो हमारे यहाँ पर एक नाम देती है अपने आप को, कहती है कि इंडियन शोषित हमारा आम दल। क्या कहती है, इंडियन शोषित हमारा अपना दल, आप दल, आप दल। और इसकी जब बात की जाए तो इसे कुल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इंडियन शोषित हमारा आप दल की जब बात की जाए तो इसे कुल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। खासा यहीं पर अगर देखा जाए तो सुहेल देव की पार्टी, अगर देखा जाए तो सुहेल देव की जो पार्टी होती है इसे कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो सुहेल देव की जो कह सकते हो कि सुहेल देव की भारतीय समाज पार्टी है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको भी यहाँ पर कुल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, सुहेल देव की जो कह सकते हो कि यहाँ पे भारतीय समाज पार्टी होती है उसे कुल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। बेसिक अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हुई थी, केवल 2 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। बाकी अगर देखा जाए तो एक पार्टी आपने जनता दल के बारे में सुना होगा, तो जनता दल की जब बात की जाए तो जनता दल के परिप्रेक्ष्य में खासा अगर देखा जाए तो इसको कितनी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में सीटें प्राप्त हुई, तो ये 2 सीटें यहाँ पे प्राप्त हुई थी। और एक सीट और थी आपके बहुजन समाज पार्टी को लेकर के। तो बहुजन समाज पार्टी की जब बात की जाए तो इसकी तो स्थिति बहुत खराब रही अब की बार। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो केवल इसे 1 सीटें प्राप्त हुई है। सीटें भले इसको 1 प्राप्त हुई थी, वोट परसेंट इसके पास अच्छा खासा था। खासा ध्यान रखिएगा, करीब करीब प्रदेश के 12% लोगों ने क्या किया था, इसको वोट किया था। तो वोट पाने के मामले में ये तीसरे नंबर की पार्टी थी। वो अलग बात है कि इसके सदस्य जीते नहीं थे। ठीक है, पहले नंबर पे 41% आपके बीजेपी को, दूसरा 32% सपा को, तीसरा बहुजन समाज पार्टी 12% वोट। बहरहाल इनका मतलब हमसे नहीं है, परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारा 2 ही मंतव्य यहाँ पे आपको दिख मिलता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहली बात, इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 255 सीटें, वोट परसेंट कितना रहा, 41%। और दूसरा, इनको कितनी सीटें प्राप्त हुई, तो 111 सीटें, जिनमें वोट परसेंट आपका 32%। ये तो केवल आपको बताने के लिए बता दिया कि इतनी इतनी सीटें, चूंकि हमारे यहाँ पर जो चुनाव हुआ वो कुल मिला के 403 सीटों के लिए चुनाव हुआ। पहली बात। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
क्योंकि 403 सीटों के लिए जो आपके चुनाव कराए गए, इसमें एक आंकड़ा आप बड़े मशहूर उस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इवन उसे अलग से नोट करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो ये आंकड़ा होता है महिला का। सामान्यतः आप भी जानते हैं किसी भी सदन का जब भी चुनाव होता है तो सदन आप भी जानते हैं महिला और पुरुष दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे आंकड़े की जब बात की जाए तो ये बड़ा कह सकते हो बड़ा दुराध्य है। क्यों? कि महिलाओं का ज़्यादा चुनाव नहीं है। कुल मिला जुला के अब की बार देखा जाए तो 47 महिला क्या की गई हैं, इसमें चुनी गई हैं। और 47 महिला की अगर बात की जाए तो करीब करीब आप देख सकते हैं कुल सीटों का 11%, हमारे जितनी सीटें हैं उसका लगभग लगभग 11%। हाँ, ये जरूर रहा कि अभी तक के यूपी के इतिहास में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनी गई, क्योंकि अभी तक पिछले चुनाव में जो हुआ था उसमें 42 सीटें केवल प्राप्त थी, तो 5 सीटें आपकी बढ़ी हैं। तो यूपी के इतिहास में विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें आपकी महिलाओं को प्राप्त हुई। कुल 47 महिलाओं ने चुनाव जीता। चुनाव के अलावा एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 18वीं विधानसभा है। सामान्य रूप से आपने देखा होगा कोई भी विधानसभा जब होती है ना तो उसकी बैठक आयोजित की जाती है, और बैठक जिस तरीके से आपने देखा है कि आपके लोकल में जब कोई स्कूल लगता है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो जब बच्चे आते हैं तो उन बच्चों को खासा क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो उनकी असेंबली हो गई, उनके क्लास को अरेंज करना। टीचर तो बाद में आता है ना, लेकिन शुरुआती देर में कौन होता है? जो क्लास को पूरी तरीके से अरेंज करके रखता है, जो क्लास का मॉनिटर होता है। तो शुद्ध शब्दों में उसी आधार पे हमारे सदन के लोगों को व्यवस्थित करने के लिए एक आपने परंपरा में सुना होगा नाम, आपके सदन का अध्यक्ष, जिसको हम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो वर्तमान हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष की जब बात की जाए तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सतीश महाना। सतीश महाना। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहाँ से समित है? तो ये हमारे कानपुर लोकेशन से समित है, कानपुर विधानसभा से। ठीक है, सतीश महाना, ये नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि कई बार चर्चा में आता है कि हमारे पहले कौन थे, तो पहले के बारे में तो आप भी जानते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो ये हो जाते हैं सतीश महाना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक बिंदु यहाँ पे शामिल होता है रमापति शास्त्री को लेकर के। अब ये कौन थे? तो रमापति शास्त्री की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये होते हैं प्रोटेम स्पीकर। आप कहेंगे प्रोटेम स्पीकर संकल्पना क्या? एक्चुअली ध्यान रखिएगा, जब भी कभी चुनाव कराया जाता है तो चुनाव के उपरांत अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो शपथ का प्रोसेस होता है मुख्यतः ये राज्यपाल महोदय के द्वारा आयोजित होता है। ठीक है, किसके माध्यम से? राज्यपाल क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति बहुमत दल से संबंधित है उसको बुला करके शपथ दिला देते हैं। वर्तमान अगर देखा जाए तो हमारी यूपी में कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो आनंदीबेन पटेल ने क्या किया, आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री को शपथ दिला दिया। मुख्यमंत्री के बाद क्या होता है, हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री होते हैं उनको शपथ दिला दिया। अब आप भी जानते 403 लोग सदस्य चुने गए। अब अगर राज्यपाल हर एक व्यक्ति को जो सदन है उसकी सदस्यता दिलाए तो क्या उसके पास इतना समय होता है? नहीं होता है। और दूसरी बात, हर एक व्यक्तियों को बार बार बुलाना, सबको अरेंज करना, तो उस दशा में क्या होता है, एक यहाँ पर हमारे पुरानी पद्धति है कि जो भी सदन का एक बुजुर्ग नेता होगा जिसको कई बार चुनाव पद्धति में कह सकते हो चुन करके सदन में भेजा गया है, उसी को परंपरागत तरीके से उसे हम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। मतलब एक तरीके से जैसे होता नहीं कि गांव में कोई बुजुर्ग है जो किसी कार्य को करने में बिल्कुल पारंगत है, तो उसी से हम लोग सलाह लेते हैं। तो सेम कंडीशन ये प्रोटेम स्पीकर उसी प्रकार होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बार चुना गया है और जिसके पास पूरा सदन का एक्सपीरियंस है उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। इसका मुख्य मंतव्य यही होता है कि जितने अन्य सदस्य हैं सदन के उनको आप शपथ दिलाइए। शपथ इन द सेंस सदन की सदस्यता दिलाइए। और सदन की सदस्यता का शपथ दिलाने के अलावा खास करके ये जो अध्यक्ष है इसका चुनाव कराइए, क्योंकि अभी तो कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना नहीं है, सभी लोग नए नए आए हैं। तो जैसे नए क्लास चालू होने पर क्लास के बच्चों से बोला जाता है कि ये आज से आपके मॉनिटर होंगे, तो सेम कंडीशन ये काम इनको करना पड़ेगा। तो क्लास के मॉनिटर का चुनाव कोई करेगा ना, तो वही आपका प्रोटेम स्पीकर होगा। तो प्रोटेम स्पीकर की जब बात की जाए तो सदन के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव कराना और बाकी सदस्यों को क्या करना, शपथ दिलाना, यही इसका मुख्य कार्य होता है। बाकी इसके बाद ये जैसे ही अध्यक्ष चुने जाते हैं तो फिर कार्य उनके पास चला जाता है, तो इनका काम लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर विधानसभा की परंपरा है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे काफी चर्चित रहा, क्योंकि हमारी यूपी में जो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे विधानसभा का सीट है, अक्सर आपने सुना होगा, उसको नाम दिया जाता है साहिबाबाद। ठीक है, तो साहिबाबाद की जब बात की जाए तो साहिबाबाद विधानसभा से ही एक रिपोर्ट आती है। अक्सर आपने सुना होगा कि सदन में जब चुनाव आपके कराए गए, मतलब विधानसभा के जो चुनाव हुए उसके उपरांत
किस एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा चुनाव में अंतर से विजय हासिल की। तो ये संकल्पना आपके इसी साहिबाबाद से देख मिलती है। साहिबाबाद की जब बात की जाए तो साहिबाबाद से ध्यान रखिएगा, खास करके बीजेपी के एक संबंधित कैंडिडेट होते हैं सुनील कुमार। तो सुनील कुमार ने क्या किया, यहां पर चुनाव जीता। हालांकि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं, हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें आपके जहन में आती हैं कि आखिर कौन चुनाव जीता था। ठीक है, तो सुनील कुमार जो साहिबाबाद से हैं, बताया जाता है करीब करीब इन्होंने 2.25 लाख मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। 2.25 लाख कम ना होता है, इतने में तो कितने जाने प्रधान जी लोग बन जाए। ठीक है, तो साहिबाबाद के सुनील की जब बात की जाए, सुनील कुमार जो बीजेपी से थे, इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। साहिबाबाद वैसे भी आप जानते हैं सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब हमारे राज्य की जब बात की जाए तो राज्य की विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। जबकि हमारे यूपी का सबसे छोटा क्षेत्र जो माना जाता है वो आपके चित्रकूट और श्रावस्ती और फिर आपके महोबा, ये 3 माने जाते हैं, जहाँ पे केवल 2-2 सीटें हैं। हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा की कहाँ हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रयागराज में। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में आज विधानसभा के 12, आप कह सकते हो कि 12 विधायकों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनाव की पद्धति रही उस पर संबंधित जो आपके आंकड़े रहे उनको आपने समझा। बार बार करें कि परीक्षा के लिए उतने महत्वपूर्ण ना है, लेकिन 2-4 बिंदु जरूर आपके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, और शायद उसी लिए हमने इसके बारे में आपके साथ चर्चा भी की। तो एक समग्र रूप से हमने यहाँ पे चर्चा की और आपको बताया कि क्या क्या बिंदु आपके इससे शामिल थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रोज हम आपको सुबह 8 बजे एक एक टॉपिक क्या करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।